बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। ट्रंप बिलाखिर अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वो जीत गए हैं। 277 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए हैं और उसके बाद उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच की है उसके अंदर कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। मसलन ये कहा है कि अब मेरे बाद यानी कोई जंग नहीं होगी, मैं किसी जंग को सपोर्ट नहीं करूँगा और इस वक्त दुनिया के अंदर जितने तनाज़ात मौजूद हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व करवाया जाए। अमेरिकन इलेक्शंस हर मुल्क के लिए अहम होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक ये भी कि अमेरिका जो है एक बहुत ताकतवर मुल्क है हर हवाले से, और फिर उसके जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है वो उनको प्रोटेक्ट करता है और इतना आगे तक चला जाता है। अगर उसे लगता है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत को बदलवाना है तो बदलवा भी देता है। इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं ग़ुलाम अब्बास हरल साहब और मंसूर आफरीदी साहब, दोनों तजज़ियाकार हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ट्रंप के बाद का मंजरनामा? ज़ाहिर है, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो के अंदर कहा है कि दुनिया का बहुत ताकतवर मुल्क है और अपने मफादात को वो प्रोटेक्ट करता है जहाँ कहीं उससे लगता है कि उसके इंटरेस्ट मौजूद हैं। जी शुक्रिया वंस अगेन सर। ट्रंप मेरे ख्याल में दूसरे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो कि नॉन कंसेक्टिव दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं। यानी काफ़ी सदूर आए हैं जो कि कंसेक्टिवली दूसरी दफ़ा तो इलेक्ट हुए हैं, लेकिन नॉन कंसेक्टिव यानी गैप आ जाए बीच में, दोबारा सदर बने, ये दूसरे सदर हैं। और जिस तरह इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की, दूसरी तरफ कमला हैरिस को देखा जाए या डेमोक्रेट पार्टी को देखा जाए तो पार्टी फंडिंग भी उनके पास बहुत थी और जो सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ के, जो हॉलीवुड के सिंगर्स थे, उनकी भी लॉबिंग थी उन पे, और सारा मीडिया भी उनके साथ था और एस्टेब्लिशमेंट तो था ही उनके साथ। तो लेकिन उसके बावजूद जो ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की, जिस तरह वोटर तक पहुँचे, जिस तरह एक नैरेटिव बनाया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी हमें अमेरिका पे ही तवज्जो देनी चाहिए बजाय हम दूसरे ममालिकों में दुनिया का थानेदार बने या जो ग्लोबल पुलिसिंग है हम वो करें। और इससे अब जब उसने इलेक्शन जीता, और दूसरा ये जो इनके साथ सिर्फ एक ही बंदा था जिन्होंने साथ दिया जो कि बिलियनर हैं एलन मस्क, सिर्फ वही थे इनके साथ जिन्होंने पार्टी फंडिंग भी की, कोई $130 मिलियन, और उनके लिए कैंपेन भी चलाई और ट्विटर पे भी उनकी कैंपेन चलाई। लेकिन अगर हम देख लें कि इसका जो स्टार परफॉर्मर है तो वो ट्रंप साहब खुद हैं, उन्होंने ही लीड किया है इसमें, यानी वो उनकी पर्सनैलिटी को ये वोट पड़ा है। अब जब उन्होंने इलेक्शन ये स्पीच दी है और वो उनके पहले जो टेनोर से उससे भी वाज़ेह है कि वो इससे बिल्कुल इस पे नहीं करते कि वो इंटरफेरेंस करें, वो दूसरे रीजन्स में तनाव पैदा करें। आपको याद है जब ये पहले टेनोर में थे तो इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड बनाया था और इनकी कोशिश थी कि इज़राइल अरबों के साथ मिल के अमन और आश्ती से रहें और वहाँ पे सुलह हो। और इस तरह आपने देखा कि बहरीन, ओमान और दुबई वगैरह ने तस्लीम भी किया और सऊदी अरब भी करीब तक तस्लीम कर लेता, लेकिन इनकी फिर हुकूमत गई। इन्होंने अफगानिस्तान से भी फ़ौजें बाहर निकाली थी, इन्होंने इराक से भी फ़ौजें निकाली थी। तो अब तो यही लग रहा है कि दुनिया में पीस और अमन प्रिवेल करेगा और जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं इनका खात्मा होगा। ठीक है ग़ुलाम अब्बास साहब, अमेरिकन इलेक्शंस और उसके नतीजे में फिर किसी भी नई पार्टी की हुकूमत बहुत अहमियत रखती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हालात के हवाले से। और हमने देखा कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त PTI के यहाँ पे वर्कर्स और उसके रहनुमा पाकिस्तान के जो सियासी हालात थे उनको जोड़ रहे थे कि इन केस के ट्रंप कम्स इनटू पावर तो फिर बानी PTI जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो कोई आपको तालमेल लगता है बानी PTI की रिहाई के मामले में कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं? देखिए, बुनियादी बात जो है वो ये है कि ये जो अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, अमेरिकियों ने अपनी जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, जो उनकी तरजीहात हैं, उसके मुताबिक उन्होंने भारी अक्सरियत से अपनी राय का इजहार किया है और ट्रंप को वोट दिया है और उसे कामयाब करवाया है। ये इलेक्शन जो था वो पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से नहीं था और ना पाकिस्तान का इलेक्शन था। हमारा तो वो हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला, तो हम जो है उस बहस से हमें निकलना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है और वहाँ के इलेक्शन में क्या फ़र्क क्या है। वहाँ आप देख लें कि जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी, पेंटागन था और जितना मीडिया था, CNN, वाशिंगटन, सारे बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स थे, सब ने जो है मिलकर जो है कैंपेन चलाई
और ट्रंप को जो है वो हराने की कोशिश की, लेकिन जो है वहाँ पे आपने देखा कि अवाम ने जो है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। और उसके मुताबिक जो है एक और आम बात यह है कि वहाँ पे जो मकबूलियत थी ट्रंप की, उसके मुताबिक कबूलियत भी होगी। वहाँ पे फॉर्म 47 नहीं था, वहाँ पे जो है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बैठ जाए और जो नाकाम है उनको आप कामयाब कर दें और जो कामयाब हैं उनको नाकाम कर दें, जो जीते हुए हैं उनको आप शिकस्त दे दें। और जैसे हमारे यहाँ होता है, आपको भी पता है, बल्कि हुकूमत के लोग जो हैं वो खुद कहते हैं कि हम तो फॉर्म 47 की जीती हुई हुकूमत हैं और जो जीते हुए हैं वो बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है शेख साहब देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में के जो इलेक्शन होते हैं, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उसके असरात सिर्फ अमेरिका में नहीं होते, पूरी दुनिया में उसके पड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी पड़ेंगे। और पाकिस्तान में जो अगर ट्रंप का किसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि वो इमरान खान के साथ। ठीक है मंसूर साहब, आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा ये सवाल है कि हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा आज़ादियाँ हासिल हैं, तो एक ख़ातून का रिजेक्ट होना और ख़ास तौर पे एक यानी कलर्ड ख़ातून का रिजेक्ट होना, तो ये इस बात की भी अलामत है कि वो माशरा जो है थोड़ा सा अभी तक रिजिड है, ख़ास तौर पे जो रेशल उनकी जो सोच है उस हवाले से। नहीं, बात सही है, लेकिन इसमें मैं ज़रा इख्तिलाफ़ करूँगा। एक्चुअली जो अगर हम अपनी मिसाल देते हैं अक्सर या सब कॉन्टिनेंट की, कि यहाँ बेनज़ीर आई, इंदिरा गांधी आई, तो हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, हमने औरतों को हुक्मरानी का मौका दिया। और अमेरिका में अभी तक कोई खातून सदर नहीं बन सकी। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि अमेरिका में जेंडर को इलेक्शन के वक्त नहीं देखा जाता कि ये कौन से जेंडर, वो नज़रिए आइडियोलॉजी पे जाके वोट करते हैं। तो कमला हैरिस हो या हिलरी क्लिंटन हो, उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड ही नहीं किया। उन्होंने उनका जो नैरेटिव था वो स्कैटर्ड था ज़्यादातर। और जो ट्रंप थे वो बड़े प्रिसाइज थे, वो जो इतने माइनॉरिटीज़ थे उनको भी टारगेट कर रहे थे, उनको भी वोट ले रहे थे। यानी उन्होंने, आप देखें ना कितनी होशियारी के साथ, जो बांग्लादेश में उन्होंने एक ट्वीट किया कि हसीना वाजिद के बाद वहाँ पे हिंदू जो है टारगेट हो रहे हैं, और उन्होंने हिंदुओं को सिंपति जाहिर की। और हिंदुस्तान में भी, वैसे अमेरिका में भी हिंदुओं के, तो इन्होंने हिंदुओं का वोट भी लिया और फिर इन्होंने मुसलमानों का भी वोट लिया वहाँ पे, मुसलमानों। लेकिन कमला हैरिस इस पिच पे नहीं खेल सकी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जेंडर की वजह से नहीं, ये उस नैरेटिव की वो शिकस्त हुई है। जहां हम अपने मुल्क में देखें तो बेनज़ीर को जेंडर की वजह से मौका नहीं मिला कि वो खातून, हमने उसको वज़ीर आज़म बनाना है, बल्कि वो उनका जो नैरेटिव था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उनके वालिद का, उस वजह से उनको मौका मिला और उनको वोट मिले। सही हरल साहब, हम ये समझते हैं और हम ये देखते रहते हैं कि जो अमेरिकन पेंटागन है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर कोई तातुल नहीं आता है। यानी जो पेंटागन की जो पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट्स चाहे तब्दील होती रहें, तो उनमें एक तसलसल हम लोग देखते हैं। अफ़गान वार के हवाले से हमने भी तसलसल देखा। और इसके अलावा यानी जहाँ कहीं इस वक्त अमेरिका मौजूद है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या लगता है कि अब जो रिपब्लिकन्स आ गए हैं तो वो इस वक्त जो सारा मंजरनामा है ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट का, वो बदल जाएगा? क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले इसराइल के ख़िलाफ़ बात तो कोई नहीं की थी कि जी मैं इसराइल अच्छा नहीं कर रहा या वहाँ के ह्यूमन वायलेशंस हो रही हैं, ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आई थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे जो इदारे हैं वो बड़े मजबूत हैं और वहाँ पे पॉलिसियों का तसलसल है, और जो भी हुक्मरान आता है वो उसी तसलसल को लेके आगे चलता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है। तो लेकिन जो पॉलिसी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो जो पॉलिसी देते हैं उसी के मुताबिक वो इदारे भी चलते हैं। ये नहीं कि इदारे जो हैं वहाँ पे उनकी कोई पॉलिसी और होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है, चाहे बाइडन है, चाहे उसके बाद ट्रंप आए हैं या उससे पहले क्लिंटन थे या जो भी आते रहे, वो सारे जो हैं वो पॉलिसी जो देना होती है वो वहाँ पे जो है कांग्रेस देती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है मुंतखब होके वो सारी देती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो आपने बात की, इदारे जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो आपने बात की कि नैरेटिव के हवाले से, ये हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है, कभी आप कोई नारा लगा देते हैं, गद्दार
का किसी को लक़ब दे देते हैं, किसी को मुहब्बे वतन बना देते हैं, कभी कोई झूठे फतवे लगा देते हैं, इस्लामी टच भी साथ लगाते हैं। तो इस तरह के नैरेटिव बना के आप इलेक्शन में जाते हैं और कंपेन कराते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा कंपेन में या इलेक्शन मुहिम में हमारा जो सबसे बड़ा नारा होता है, अगले को हम चोर डाकू और इस तरह के फतवे दे के और काफिर तक चले जाते हैं, फिर हम वोट मांगने। लेकिन वहां पे ये चीजें नहीं देखी जाती। वहां पे ना तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। आपने देखा ओबामा भी आया, उससे पहले वहां पे सिर्फ इस बात को देखा जाता है कि हमारे मुल्क के लिए जो है और कौन सा बेहतर जो है आएगा रहनुमा, वो बेहतर होगा, और कौन सी पार्टी जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। तो इसी अपनी तरजीहात को सेट करते हैं। ठीक है मंसूर साहब, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, तो कितना मुश्किल होगा ट्रंप के लिए उसके साथ चलना, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने आगे अपनी सोच का इजहार किया है कि नो वॉर और फिर जितने भी तनाज़ात हैं मैं उनको ख़त्म करूँगा। हमने देखा है कि अमेरिका तो इस वक्त यूक्रेन वॉर के अंदर बाकायदा तौर पर मौजूद है, फिर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा हमारे ख़ित्ते के ऊपर उसकी नज़र है, कोरिया के साथ उसके अपने मामलात हैं, और ताइवान के साथ उसके अपने मामलात हैं, चीन के साथ उसके मुख्तलिफ यानी इंगेजमेंट्स हैं। तो कितना मुश्किल होगा ट्रंप के लिए कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सके या एटलीस्ट अपनी बात मनवा सके। मेरे ख्याल में ट्रंप के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, वो बासानी कर लेंगे। नंबर एक ये है कि उन्होंने पहले 4 साल एक सदारती महल में वक्त गुजारा है और उनको ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट का अब काफ़ी आइडिया हो गया है बनस्बत जब वो पहले नए आए थे। और दूसरा ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट हम अक्सर बात करते हैं और जो प्रेसिडेंसी है यानी वाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान जो फ़र्क है, तो वो जो प्रोसीजर का तो फ़र्क होता है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है तो वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ना वो बाइडन में फ़र्क होता है, ना डोनाल्ड ट्रंप में फ़र्क होता है। अगर हम मिसाल लेने, आपने इसराइल की मिसाल दी, तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सदर का कि वो इजराइल को सेफ गार्ड कर सके। अब वो बाइडन कहते हैं कि वो इजराइल ऑपरेशन करके अपने आप को सेफ गार्ड रखे, ट्रंप कहते हैं कि मैं अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक को इनसे तस्लीम करा दूँ इजराइल को, और इस तरह इजराइल को सिक्योरिटी, यानी अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है उन पे तो सब मुत्तफिक होते हैं। जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो SOPs होता है, उसमें फ़र्क होता है और वो फिर रियलाइन हो सकता है। उसमें इतना कोई, आप देख लेना अफगानिस्तान की अगर हम मिसाल लेने, इन्होंने ही फैसला किया था कि हम अफगानिस्तान से फ़ौजें निकालेंगे, लेकिन उसको फिर बाद में आके बाइडन ने उसको पूरा किया, सारी फ़ौजें निकली। इस तरह इराक़ में भी जो इनखला हुआ है वो फिर बाद में बाइडन ने पूरा किया। लेकिन जो ईरान पे पाबंदियाँ थी उस पर बाइडन और ट्रंप एक ही पेज पे थे। वो उन्होंने ईरान को टारगेट किया था और जो बाइडन है उन्होंने भी टारगेट किया है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उस पे पहुंचना कैसा है वो रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें से कोई इतने चैलेंजेस होंगे कि इनकी जो पॉलिसी है, या हाँ अलबत्ता जो ये इमिग्रेशन के मामलात हैं इसमें इनका काफ़ी इख्तिलाफ आ सकता है, और वो भी इंटरनली सेनेट और कांग्रेस के अंदर इख्तिलाफ होगा, ना कि वो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं होगी जो इमिग्रेशन के मामलात हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो ज़्यादातर जो ग्लोबल स्ट्रेटिजिक मामलात होते हैं, या इंडो पैसिफिक के जो मामलात हैं, या मिडल ईस्ट के जो मामलात हैं, या यूक्रेन के जो मामलात, उससे ज़्यादा उनका कंसर्न होता है। सी हरल साहब, जब वो ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें उन्होंने एक इंदिया दिया था कि ये जो नेटो है मैं इसको रिविज़िट करूँगा और इसमें देखूंगा कि जी नेटो को अब किस तरह से फ़ाल बनाना है, या आगे किस तरह से काम करेगी। नेटो का बड़ा रोल रहा है, हमारे ख़ुद यानी पड़ोस में नेटो मौजूद रही, और जहाँ की अमेरिकन को लगता है कि नेटो को वहाँ मौजूद होना चाहिए और उसके जितने भी एलाइज हैं वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके जो भी उनकी जो प्रेजेंस होती है और जिस तरह से उन्होंने काम करना होता है वो पूरा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेटो जो है उसको रिविज़िट किया जा सकता है, उसकी फिर से उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है उसके काम के हवाले से, या उसकी जो भी मुहिम जोई है उसको देखा जा सकता है? एक दूसरी बात ये कि पहले दौरे हुकूमत में ही ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से कुछ बयानात जारी किए, जिसके बाद कश्मीर का स्टेटस बदल गया। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो इस बात को कोई ऑन नहीं कर रहा था कि जो स्टेटस जो है जो बदला है वो एक सोची समझी तयशुदा हिकमत अमली के तहत बदला गया है,
और यहाँ से जो बानी पीटीआई थे वो उसको ऑन नहीं कर रहे थे। इंडिया भी ऑफ कोर्स ज़ाहिर है उसके बारे में बात नहीं करता था, मगर उसके नतीजे में वहाँ पे 4-5 साल से कर्फ्यू है। तो उस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट सामने आ सकती है? देखिए, मेरी नज़र में जो है नेटो के हवाले से जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा, इसी हवाले से वो रिविज़िट करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की है कि कश्मीर के हवाले से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या ट्रंप जो है वो खुद ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान में हल किया जाए। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ था तो उस वक्त ट्रंप ने एक फ़ोन कॉल पे बड़ी तारीफ़ें की थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की और इस मुल्क की, लेकिन वो हमने उस जो पर्सनल टॉक थी उसको हमने नशर कर दिया। उसके बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव हो गई, फिर जो है उन्होंने जो है वहाँ पे अपने वो पंजे ज़्यादा गाड़ लिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है, जो इंडियन लॉबी है वो हमेशा वहाँ पे मजबूत रही है और जो अमेरिका की पेंटागन है या जो दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके करीब रही है। और वहाँ पे उनके कुछ कारोबारी ऐसी मजबूरियाँ हैं अमेरिका की और इंडिया की कि वो हमसे ज़्यादा जो है उनके तल्लुकात जो हैं इंडिया के साथ हैं अमेरिका के। तो इस खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि अगर ट्रंप आ जाए या बाइडन आ जाए या कोई और आ जाए, हैरिस आ जाए, तो भारत के मुकाबले में अमेरिका जो है हमें वो तरजीह ज़्यादा देगा। हमेशा से अमेरिका ने भारत को तरजीह दी है और आइंदा भी देता रहेगा, क्योंकि उसने अपने मफादात को देखना होता है। और उसके अलावा आप देख लें चाइना के साथ हमसे तो ज़्यादा जो है इंडिया के चाइना के साथ कारोबारी शराकतदारी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो मसले हैं बुनियादी तौर पे हमें देखना चाहिए कि हम खुद अपने मसाइल का हल करें और जिस तरह सियासी और इज्तिमाई शऊर जो है वो कौम में लाया जाए ताकि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ठीक है अफरीदी साहब, जिस तरह से हरल साहब ने अपने पहले स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि जी वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और फिर सोशल मीडिया से हट के जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे हैं और बाकायदा नज़र आता है। मैंने लाहौर के अंदर एक बैनर भी इसी तरह से लगा हुआ देखा है जिसमें ट्रंप को मुबारकबाद दी जा रही है। कुछ तालमेल बनता नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का मुमकिन हो सकता है कि वो इस वक्त जितने भी मुकदमात पेंडिंग हैं बानी पीटीआई के, उस हवाले से जो अमेरिका है असरअंदाज हो सकता है। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ इसको, ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई के इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को किस तरह से बाहर निकलवाया जाए, बाहर के मुल्कों से दबाव डलवा के और जहाँ वो जाना चाह रहे हैं उन्हें भिजवाया जाए। जी, जो बाहर लॉबिंग है वो तो तकरीबन हर पार्टी करती है और वो पाकिस्तान में एक वतीरा रहा है स्टोरी बदकिस्मती से कि बाहर के ममालिक आके यहाँ पे सौदाबाजी करते हैं और जो डीलें करते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में होती है। जहाँ आपने कहा कि जो ट्रंप के आने से कोई जो बानी पीटीआई हैं उनके फेट पे कोई असर पड़ेगा, असल में जाने देखा ना, कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो होता है वो पहले अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखता है। अब आप में ये देखना हमें पड़ेगा कि क्या इमरान खान के रिलीज़ होने पे अमेरिका को कोई फ़ायदा होगा या डोनाल्ड ट्रंप को कोई फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि वो तो ख़ुद एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, तो अमेरिका को तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो और जो ट्रंप साहब हैं ये वो डेमोक्रेट्स की तरह नहीं है, यानी जो रिपब्लिकन है हिस्टोरिकली ना ही ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं ना ये पोल्यूशन पे बात करते हैं, ये एक बिजनेसमैन है और ये बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं। इनको कोई गर्ज नहीं है कि इंसानी हकूक़ कहाँ पामाल हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे। और दूसरा ये है कि अगर किसी ने उम्मीदें बनाए रखी हैं तो ये भी तो अजीब है ना कि आज मैं बयान भी पढ़ रहा था कि ये तो फिर हम दोबारा पीटीआई वाले 360 डिग्री पे वापस आ गए, यानी जहाँ पे हमें आज़ादी हासिल करनी थी उन्हीं से आप कह रहे हैं कि हमें इंटरफेरेंस करें हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मसाइल हल करें। तो ये तो फिर हम बैक टू द स्क्वायर वन चले जाएंगे और हम हमारी फिर ग़ुलामी कहाँ रही और वो आज़ादी कहाँ रही। लेजिस्लेशन के हवाले से जितनी डिबेट अब होती है और जिस तरह से हमारे मीडिया के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है शायद ऐसे पहले नहीं होता था। 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद फिर 27वें का शो और उसके बाद कुछ बिल आए और उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई और फिर उसके बाद कुछ एक्ट्स भी बने
जिसके नतीजे में जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत ओहदा में तब्दीली की गई है, उसे एक्सटेंड किया गया है। इस प्रोग्राम के यानी प्रोग्राम के इस चंक में इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं गुलाम अब्बास हरल साहब और खालिद मंसूर अफरीदी साहब। खालिद मंसूर अफरीदी साहब, एक बात तो तय है कि हम यानी इस तरमीम के आने से पहले जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा ख़त्म होने वाला होता था या उसकी जो मियाद थी रिटायरमेंट की आ जाती थी, तो उसके नतीजे में फिर ऐसा शोर क्रिएट होता था, ऐसा हिजान कि जैसे मुल्क गया, स्टॉक मार्केट बैठ जाती थी और हर चीज़ ऐसे लगता था कि इसी के ऊपर दौपर लगी हुई है कि अगर उनकी एक्सटेंशन ना हुई या उसके नतीजे में कोई और आएगा तो वो कौन आएगा, तो क्या वो हुकूमत चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, बात के सियासी हालात कैसे होंगे। तो एटलीस्ट इतना तो हो गया है कि अब थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इस्तेहकाम रहेगा और ये जो हर 3 साल के बाद या हर 2 साल के बाद जो एक हिजान अंगेज़ कैफियत से हम 2-4 होते थे वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, बात सही है आपकी, मैं एग्री करता हूँ कि वो जो 3 साल का टेनर था वो ज़रा शॉर्ट था। 2 साल तो परफॉर्मेंस में लग जाती, तो आखिरी 1 साल था वो फिर लॉबिंग होती थी और फिर पॉलिटिकल डिबेट होती थी कि किस चीफ साहब ने आना है और किस इस ओहदे पे अपॉइंट होगा। और उस हद तक तो सही है कि अब 5 साल हो गए हैं, तो जो 5 साल की हुकूमत की भी ड्यूरेशन होती है और इनकी भी होती है, तो एक स्टेबिलिटी आती है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि एक्सटेंशन की बात की, तो वो तो इसमें भी कोई वाज़ेहा एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है कि ये 5 साल का टेन्योर है, इस पर कोई एक्सटेंशन नहीं, यानी इसके बाद भी एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ये तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। मेरा तो ये था कि इस पे ये फिर एक्सप्लिसिटली लिख देते कि 5 साल का टेन्योर ही है और उस पर फर्दर एक्सटेंशन। इसका तो मतलब ये है कि एक्सटेंशन तो मिलेगी, फिर भी मिलेगी। अब ये बाकी ये उस सेंस में अच्छी है अगर वो देखा जाए। वो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि वो एक्चुअली 6 साल से 5 साल हमने कर दी है, यानी 6 साल उनका मतलब था कि 3 साल और फिर 3 साल की एक्सटेंशन जो होती थी, तो वो बजाय 6 साल के अब 5 साल हो गए, तो हमने मुद्दत मुलाजमत कम कर दी है। वो ये इस तरह क्रेडिट ले रहे थे। तो खैर उनकी मर्ज़ी, जिस तरह भी क्रेडिट लेना चाहे, वो हुकूमत में है। लेकिन असल में जो इस पे ये चीज़ थी कि एक्सप्लिसिटली लिख जाता तो वो फिर ज़्यादा फिर सही था। मतलब 5 साल तक टेनोर भी सही था और फिर तीनों चीफ्स के भी किए गए हैं, ये भी नहीं कि सिर्फ वो मिलिट्री जो आर्मी है उनको किए गए हैं, तो सब पे एप्लीकेबल था। तो मेरी तो इस पर यही ओपिनियन है कि ये चीज़ होती, बाकी तो है सही है 5 साल। लेकिन अगर वो दोबारा एक्सटेंशन पे आते हैं तो फिर तो उसका वही फिर बैक टू द स्क्वायर वन। हम उसी अच्छा, गुलाम अब्बास साहब, PTI ने उस तरह से एहतजाज नहीं किया, शोर नहीं किया जब इन यानी एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त PTI बड़ा ज़ोर लगा रही थी कि ये नहीं आनी चाहिए। सुबह शाम मुलाकातें हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। इसके ऊपर वो खामोश है, तो क्या इसमें उनका मफाद है या कुछ और वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इससे पहले मैं अर्ज़ करूँ, आप बात कर रहे थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है तो इमरान खान की राय के हवाले से कोई बात करेगी। देखिए, ट्रंप अगर ना भी आता, कोई और भी आता, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, जहाँ पे फेयर ट्रायल ना मिल रहा हो, जहाँ पे प्रिजनर राइट्स जो हैं उनकी वायलेशन हो रही हो, तो जहाँ पे पॉलिटिकल केसेस बन रहे हों, सियासी मुकदमात बन रहे हों, वहाँ पे कोई भी आए तो वो इस पे बात करेगा, चाहे ट्रंप हो या कोई और हो। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस वक्त जो है यूके की पार्लियामेंट में इस पे बाकायदा जो है वो एक मोशन आया, उसके बाद उन्होंने उनकी रिहाई के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाई। तो ये अगर हम गलत करेंगे तो सारी दुनिया उसको गलत कहेगी कि ये जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है, या जो कैदियों के जो राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। अगर हम ठीक करेंगे तो पूरी दुनिया कहेगी ठीक करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी सी बात है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से PTI जो है वो खामोश रही है, आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो उस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा उसमें वोट किया था, तो सिर्फ जो है कबूल नहीं किया था। और आज वही जो है दुहराई गई है बात जो है PTI की तरफ से भी, उन्होंने चले वोट नहीं किया लेकिन उन्होंने उसकी मजम्मत भी नहीं की। ज़ाहिरी तौर पे यही नज़र आ रहा है कि वो भी इसमें शामिल थे, ये जो एक्सटेंशन हुई है। और आप एक्सटेंशन जो देते हैं, मैं समझता हूँ ये किसी भी सेंस में दुरुस्त नहीं है। आप एक फर्द वैद को मजबूत करते हैं, आप इदारों को कमज़ोर करते हैं। इदारों, इसका मतलब है आप इस बात को मानते हैं कि इदारे जो हैं वो कमज़ोर हैं,
फर्द वैद आएगा तो वो इदारे को ठीक करेगा, इदारे को मजबूत बनाएगा। अगर इदारे मजबूत हों तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देख लें ये कोई पॉलिसी जो है उस बंदे ने नहीं चलानी होती जिसको आप एक्सटेंशन देते हैं। ये एक पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए इदारों में, और वो 30 से 40 साल अपनी सर्विस ट्रेनिंग कंप्लीट करके इस ओहदे तक पहुंचता है। मंसूर साहब, ठीक है मंसूर साहब, एक जो उसको अपनी एज के हिसाब से रिटायरमेंट लेके घर चले जाना चाहिए। किसी भी मौजे मुआशरे में या जहाँ पे कानून की अमलदारी होती है वहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह नहीं दी जाती। ठीक है मंसूर साहब, एक तासुर ये पहले मौजूद था और जिसको तक़वियत मिली है, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने इस बात को दोहराया भी है कि एक डील के नतीजे में जो बुशरा बीबी हैं वो बाहर आई हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि अब थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत होगी। बानी PTI जो है वो जिस तरह से पहले अग्रेसिव होते थे वो उस तरह से अग्रेसिव नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे ये जब उनकी हाल ही में मुलाकात हुई है मीडिया के नुमाइंदों से, वो सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बड़े वोकल होंगे और गम और गुस्से का इजहार करेंगे, मगर वो पोलाइट रहे। और अभी यानी जो रिसेंट तब्दीली है वो ये कि PTI ने सपोर्ट किया है मुद्दत ओहदा जो है चीफ्स की जो बढ़ाई गई है, तो ये भी एक यानी डील का नतीजा हो सकता है, खामोश पैगाम हो सकता है कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ कुछ नरमी का मामला इख्तियार करें। जी सही कहा आपने। और दूसरा ये कि ये PTI को और बानी PTI को सबको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं ये निगोशिएशन के बगैर ना इनके मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं, ना ये जेलों से रहा पा सकते। नहीं, निगोशिएशन तो ये करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन मीडिया पे आके नहीं बताते हैं। मीडिया पे आके यही आके बताते हैं कि जी हम कोई बात नहीं। हाँ वो तो सही है, वो तो अपने वोटरों को इन्होंने वो करना है ना। अगर ये इन्होंने आके बताना शुरू कर दिया तो जो उनके पार्टी वर्कर हैं, कारकुन हैं जो सड़कों पे निकलते हैं वो फिर नहीं निकलेंगे कि आपने डील कर लिया और हम पीछे रह गए, हम मार खाने के लिए और डीलों के लिए आप हैं, तो वो तो इसलिए नहीं बताना चाह रहे। लेकिन इनको तो करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के मारूजी हालात। इसमें मैं आपको वाक़या बताऊँ कि जब नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने हटाया और ये कराची जेल में थे, तो मियाँ सैफ उर रहमान, अगर आपको याद हो, जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, वो उन्होंने जेल में बैठे थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ रहे थे। तो मियाँ साहब ने पूछा उनसे कि क्या पढ़ रहे हो सैफ उर रहमान, तो उन्होंने कहा जी इसमें मैं देखूँ कि हम किस तरह बरी हो सकते हैं ना। वो कह रहे सैफ, उन्होंने जवाब दिया मियाँ साहब ने कि ना हम इस किताब के थ्रू अंदर आएँ और ना हम इस किताब के थ्रू बाहर जाएंगे, आप छोड़ दें इसको पढ़ना। और फिर साबित हुआ, आपने देख लिया कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो बरी भी हो गए, हालांकि उन पे सज़ाए मौत का वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और वो अपने बावर्चियों समेत सूटकेस बाहर चले गए। और फिर दोबारा आपने देखा कि इमरान खान जो उनके सख्त राइवल हैं, जो उन पर तनकीद करते थे कि मैंने जाके उनका AC उतार देना है, मैंने जाके उनके पंखे उतार देने, उसी वज़ीर आज़म के नाक तले उन्होंने डील की और वो इंग्लैंड चले गए। और पता था सबको कि ये एक डील के तहत जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वो नहीं कर सके। तो मारूजी हालात यही हैं, और PTI को भी यही समझना चाहिए कि ये अगर उन्हें सियासत करनी है तो इस तरह साइलेंट रहे और कुछ रास्ते निकालें इन मारूजी हालात में। सही है। अच्छा गुलाम अब्बास, अब ये पॉलिसीज़ का तसलसल तो आ सकता है ना, और यकीनी तौर पे आएगा, जिस तरह से पाकिस्तान अब IMF के साथ एक प्रोग्राम में गया हुआ है, पाकिस्तान को कर्जा मिला है, तो अगर जब यानी ऊपर सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके चीफ्स यानी रहेंगे, कुछ अरसा लंबा सर्व करेंगे, तो एक जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो बरकरार रहेगा। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों जैसा नहीं है कि जहाँ पे जी अगर सरबराहान तब्दील हो जाएं तो फिर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ जो सरबराहान तब्दील होते हैं तो उसके नतीजे में हुकूमतें बदल जाती हैं। तो एटलीस्ट ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत हाल से यानी जिस तरह से 2-4 है, और पाकिस्तान को सियासी जो है वो एक तरह से कॉन्टीन्यूटी दरकार है। तो एटलीस्ट ये होगा हमारा जितना भी माशी प्रोग्राम है हम उसको मुकम्मल कर पाएंगे। देखिए, कौन कहता है कि यहाँ पॉलिसियों का तसलसल नहीं है? यहाँ पे तो पॉलिसियों का जितना तसलसल इस मुल्क में है शायद ही दुनिया के किसी कोने में या मुल्क में हो। एक जमात जो है उसको इक़्तिदार में लाते हैं, फिर उसके बाद एक जमात जो है उसकी मुखालिफ जमात जो होती है उसको जेल में डालते हैं, उसके ऊपर सियासी मुकदमात बनाते हैं, फिर दूसरी दफ़ा जो है जो जिसको आप इक़्तिदार देते हैं फिर उसको जेल में डालते हैं, फिर जो जेल में जमात होती है उसको आप इक़्तिदार में ला के, तो ये आप पॉलिसियों का तसलसल ही तो है ना। आप एक वक्त में एक सियासी जमात को मुल्क दुश्मन और गद्दार जो है वो करार देते हैं, और दूसरे वक्त में उसी जमात को मुहिब्बे वतन बना के और इक़्तिदार जो है वो सौंप देते हैं। ये भी पॉलिसियों का तसलसल है इस मुल्क में।
तो मैं समझता हूं कि ये जब तक ये तसलसल नहीं टूटेगा, ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आएगा, और एक सियासी और कौमी शऊर पैदा होना चाहिए मुल्क के अंदर, तब जाके ये तब्दीली कुछ आ सकती है। अदरवाइज मेरी नज़र में तो इसमें कोई ना कोई यहाँ पे इनकलाब आने वाला है, ना कोई पॉलिसियों का तसलसल आने वाला है, या कुछ भी होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जो है अशराफिया जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो अवाम को खबर कर रही है, और उसके अलावा अवाम जो है वो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही। और ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनका अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, और अपने सियासी फायदे के लिए इस मुल्क और कौम का जो है वो मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। मंसूर साहब, हरल साहब कह रहे हैं कि जितनी भी कानून साजी हो रही है उसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं है, मगर हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह से और जितनी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, तो लगता है कि यानी या तो जजों की तादाद में इजाफा किया जाए या फिर कोई पैरेलल कोर्ट बने ताकि इन मुकदमात को जल्द अज जल्द सुना जा सके और उनको इस हवाले से मैं निपटाया जा सके। देखिए आप जो सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। आप जो देखिए, आप जो तरमीम आई हैं, जो आइन बनाए हैं, जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, वो आप टोटल देख लें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हैं, हाई कोर्ट के हवाले से हैं, और आईनी जितने भी मैटर्स हैं उनके हवाले से हैं। नीचे वाली अदालतों में जहाँ पे उससे भी ज्यादा लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, मुकदमात जेर इल्तवा हैं, उसके हवाले से कोई आप देख लें, कोई इन्होंने इस्लाहत की हूं, ये सिर्फ अपने जाती मकासद और सियासी मफाद के लिए और इक़्तिदार के लिए सारी इस्लाहत ला रहे हैं और कानून ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सारा कुछ इनका महवर है। ठीक है, मंसूर साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, नहीं, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि नीचे लेवल पे मुकदमात काफ़ी पेंडिंग है, लेकिन कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि इन्होंने तो करना था अपने मफाद के लिए कि जुडिशल कमीशन के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, लेकिन ना इसमें से आम आदमी का भी फ़ायदा हो गया बीच में। वो ऐसे जगह ना 33 हो गई जजों की तादाद, और उसमें से 5 जज जो हैं वो आईनी मैटर देखेंगे, बाकी जो रह गए 25-26 जज वो 302 और 307 और जो आम लिटिगेशन के मामलात हैं आम लोग वो देखेंगे। और ये अच्छा हो गया कि देखें ना, आप जाने आपका काम जाने, यानी आप ये 5 जज पकड़ें, आपने किसी पार्टी को निकालना है निकाल दें, किसी से सिंबल लेना है सिंबल ले लें, किसी को जेल, सियासी लीडर को जेल पर भेजा, आप जाना। ये 24 करोड़ के लिए 25-26 जजेस हैं, ये अपना 24 घंटे काम करें दिन रात और मुकदमात बैठाएं। और चीफ जस्टिस का भी अच्छा हुआ कि चीफ जस्टिस को भी इससे निकाल दिया। यानी ये मैं कहता हूँ कि ये जो 26 जजेस हैं ये सेशन जज हो गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जो चीज़ था कॉन्स्टिट्यूशन तो रहा नहीं, तो अब ये सेशन जज लेवल के जो मुकदमात हैं वो ये फैसला करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी अंबार है मुकदमात का, आम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी आएगी और काम होगा। और प्रायोरिटी अब यही रखनी चाहिए। और बाकी जो रियासत के काम है, जो बड़े लोगों के काम है, मैं कहता हूँ जो सियासतदान है वो जाने और 5 जज जाने। आप इन 5 जजों को पकड़े, आपने जिसको करना है वो कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सर। सही। गुलाम अब्बास साहब, जितने पोलिटिकल इशूज़ थे उनके हवाले से तो बात होगी, लेकिन एक ऐसा इशू जिससे मैं आप और पाकिस्तान के तमाम शहरी इस वक्त नबुरदासमा हैं, वो है स्मॉग। स्मॉग के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत जितने भी इकदाम उठा रही है उसके नतीजे में स्मॉग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, और एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर नहीं हो रहा। पाकिस्तान अब भी पहले दूसरे नंबर पर मौजूद है आलूदा तरीन शहरों में, ख़ासतौर पर लाहौर के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्या किया जाए? स्मार्ट लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन, बोन फायर बंद हो गया, चिंची रिक्शे मखसूस जगहों पर नहीं जा सकते, और दरख्तों की कटाई बंद हो गई है। इसके बावजूद जो है हमारी फ़ज़ा साफ़ नहीं हो रही। देखिए, इसका एक ही हल है कि आप जो है इनका जो बैरूनी इनके दौरे हैं, अगर इनका तो गला ख़राब हो जाए हमारी CM साहबा का, तो ये उसके लिए बरतानियाँ चली जाती हैं। लेकिन यहाँ किसी आम आदमी का सांस बंद हो जाए तो वो बेचारा हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ उसके लिए कोई दवाई नहीं है। आपके साथ सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप देख लें कि आप MRI करवाते हैं, आप CT स्कैन करवाते हैं, वहाँ पे फिल्में नहीं हैं, वहाँ पे बड़े अरसे से कोई ऐसी ऑपरेशनल नहीं है वो सारा जो हॉस्पिटल है। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो जितने भी बैरूनी दौरे हैं ये यहाँ पे इलाज करवाएं, जो जहाँ पे आम शहरी इलाज करवाता है। अब तक इन्होंने एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जिसमें ये खुद इलाज करवा सके। देखिए, जिसके पास जितने वसाइल है वो उससे उतने अच्छे तरीके से वो इलाज करवाना चाहता है और बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहता है।
तो वो वसैल देखे ना, और जब वो पावर में नहीं होते वो फिर भी बाहर से जाके इलाज करवाते हैं। इस कौम को लूटा गया है। देखिए वो कतई तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि इसने इसका यहाँ का पैसा लूट के जो वो बाहर जाके रखा है, वो साबित नहीं हो सका। वो तो एक और तरफ डिबेट चली जाएगी, स्मोक के हवाले से बात हो रही है। मंसूर साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? इंडिया से जो हवाएं आ रही हैं, बाहर से जो फ़ज़ाएँ आ रही हैं, वो पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर लाहौर की जो फ़ज़ा है उसे पॉल्यूट कर रही हैं। वो कहते हैं ना मुहावरा है कि नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, तो पाकिस्तान जो है नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। वो कैसे कि इंडस्ट्री लगी दिल्ली में, इंडस्ट्री लगी यूपी में, हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उससे लोग कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि जो ये चावल की फसल है उसको जो जलाते हैं तो उससे स्मोक होती है। मैं कहता हूँ ये तो तकरीबन 2000 साल से जल रही हैं, उस वक्त स्मोक क्यों नहीं हुई? असल वजह है कि 90s और अर्ली 2000 में वहाँ पे बड़ी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, रोज़गार मिला उनको, तरक्की की उन्होंने, और चले वहाँ पे भी है स्मोक है, लेकिन अगर उनकी स्मोक है तो उनको तो फ़ायदा भी है ना, उनको तो जॉब्स मिल रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। हमें किस बात की सज़ा मिली है? लेकिन क्योंकि अब हम हमसाए हैं, वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने, वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त तब्दील किए जा सकते हैं, हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते। तो हम क्योंकि अब हमसाए हैं तो हमें इसको अब बर्दाश्त करना है। और अब इसकी एलिमिनेशन के लिए जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की मरीम नवाज़, वो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने जो इक़दामात किए हैं कि वहाँ पे ख़त भी लिख रही हैं कि उनसे हुकूमत से पंजाब, जो इंडियन पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनसे बात की जाए, वहाँ पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए ताकि मिल के इसके साथ लड़ा जाए कि इसके तो मसाइल साइंटिफिकली हल तो हैं लेकिन वो टेम्परेरी हल है। आप बारिश बरसाएंगे तो बारिश तो तब बरसा सकते हैं जब यहाँ बादल मौजूद, और बड़ा हैवी वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो ये मिल के ही होगा कि वो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लग रही हैं उनसे जो धुआं निकल रहे हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट हो, वहाँ पे भी वो भी करेंगे, तब करेंगे। ये अकेला पाकिस्तान अकेला नहीं कर सकता, इतना बड़ा ये इशू है। जिसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। गुलाम अब्बास सरल साहब, मंसूर आफरीदी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।